नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना विज्ञान शिक्षक धर्म सिंह आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद धर्म सिंह में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले बार लाइव सेशन में बात की थी फिजिक्स के बारे में और फिजिक्स के हमने एक टॉपिक की चर्चा की थी। सबसे मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट का होता है, ग्रुप डी वगैरह के होते हैं, या फिर राजस्थान के अंतर्गत होने वाले अधीनस्थ बोर्ड के जो एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। आरएएस और पीएसआई में भी यहाँ से काफ़ी सवाल पूछे जाते रहे हैं। उसी टॉपिक की श्रृंखला को आज हम फिर आगे बढ़ाते हैं और उस श्रृंखला में हम बात करेंगे जहां हमने उसको छोड़ा था। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि प्राचीन समय में जो मापन पत्तियां चलती हैं वो 3 प्रकार की होती थी। कौन कौन सी होती थी? सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। और इन तीनों पद्धतियों में हम 3-3 चीज़ों को नापते थे। वो 3-3 चीज़ें कौन सी थी? वो थी लंबाई, एक था द्रव्यमान और एक था समय। लेकिन इन मापन पद्धतियों के अंतर्गत जब वैज्ञानिक एक देश से दूसरे देश में गमन करते थे या अपने प्रयोगों को करने के लिए किसी अन्य पद्धति में पहुंचते थे, तो उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता था। और उन समस्याओं से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया? उन्होंने सन 1960 में अंतरराष्ट्रीय मापतोल का एक सम्मेलन बुलाया और उस सम्मेलन का स्थान रखा गया पेरिस शहर, जो कि फ्रांस में था। और उस शहर का जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया। और वो निर्णय क्या था कि ये 3 पद्धतियां जो प्राचीन समय से चल रही हैं, इनको हम बंद कर देते हैं और इनके स्थान पर एक नई पद्धति को अपनाते हैं। और उस पद्धति को वैज्ञानिकों ने नाम दिया SI पद्धति, उसे कहा द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, उसे नाम दिया गया। हिंदी में उसका नाम होता है अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति। दोस्तों, मैंने आपको उसमें बताया था कि ये जो पद्धति है, इस पद्धति का निर्माण या इस पद्धति को अपनाया कब गया था? इस पद्धति को अपनाया गया था, निर्माण इसका हुआ था सन 1960 के सम्मेलन में हुआ था। लेकिन इस पद्धति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता कब मिली? तो इस पद्धति को अंतरराष्ट्रीय मान्यता जो मिली थी, वो अंतरराष्ट्रीय मान्यता इस पद्धति को मिली थी सन 1971 में। अंतरराष्ट्रीय मान्यता इस पद्धति को कब मिली थी? सन 1971 में इसको मान्यता मिली। लेकिन सवाल हमसे पूछता है कि भारत ने इस पद्धति को कब अपनाया? और भारत ने इस पद्धति को कब अपनाया था मित्रों? भारत ने इसको अपनाया था, भारत ने इसे अपनाया 1976 में। भारत ने एसआई पद्धति को कब अपनाया था? 1976 में भारत ने एसआई पद्धति को अपनाया था। अब इस पद्धति में ऐसा क्या था? तो इस पद्धति में ऐसा क्या था, उसके लिए एक बार हमें वापस चलना पड़ेगा प्राचीन पद्धतियों में। तो प्राचीन पद्धतियां जो हमारी 3 पद्धतियां प्राचीन थी, वो 3 पद्धतियां जो प्राचीन थी वो कौन कौन सी थी? उनमें एक पद्धति को मित्रों हमने नाम दिया था सीजीएस, या इसको हमने फ्रेंच पद्धति भी कहा था। एक थी एमकेएस, जिसको हमने कहा था मीट्रिक या भारतीय पद्धति, और एक होती थी एफपीएस, फुट, पाउंड और सेकंड, जिसको हम नाम देते थे ब्रिटिश पद्धति। दोस्तों, इन तीनों पद्धतियों में हम 3 चीजों को नापते थे। वो 3 चीजें जो नापी जाती थी वो पिछले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। एक होती थी लंबाई, एक होता था द्रव्यमान और एक होता था समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन 3 चीजों को इन 3 पद्धतियों में नापा जाता था। सीजीएस में भी लंबाई, द्रव्यमान, समय, एमकेएस में भी लंबाई, द्रव्यमान, समय और एफपीएस में भी लंबाई, द्रव्यमान और समय ही होते थे। तो हमने या वैज्ञानिकों ने इन तीनों को एक नाम दे दिया। और तीनों को नाम क्या दिया? इन तीनों को वैज्ञानिकों ने कह दिया मूल मात्रक। इन तीनों को वैज्ञानिकों ने क्या दे दिया? इन तीनों को वैज्ञानिकों ने नाम दिया मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट इन्हें कहा गया। और इन 3 के अलावा जो शेष बच जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाई व्युत्पन्न राशि या व्युत्पन्न मात्रक कहलाए। तो इन तीनों को हमने क्या माना? तीनों को माना हमने मूल राशि। और मूल राशियों के जो मात्रक थे वो क्या कहलाए? तो मूल राशियों के मात्रक मित्रों कहलाए मूल मात्रक कहा गया। आपसे सवाल यहीं से पूछता है
कि प्राचीन समय के अंतर्गत मूल राशियों की संख्या कितनी थी। तो प्राचीन समय में मूल राशियों की संख्या अगर पूछी जाती है तो मूल राशियों की संख्या प्राचीन समय में थी 3। यह सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्राचीन समय में मापन पद्धतियां कितनी थी? 3, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। तीनों पत्तियों में 3 चीजों को नापते थे, लंबाई, द्रव्यमान और समय। और इन तीनों को हमने क्या माना? मूल राशि माना। मूल राशियों के मात्रक क्या कहलाए? मूल मात्रक कहलाए, जिनकी संख्या कितनी थी? 3। तो 3 पद्धतियां 3 चीजों को नापते थे, तीनों को नाम दिया मूल राशि। तो मूल राशियों की संख्या कितनी हो गई? 3। इसके अलावा जो शेष बच गए इन 3 के अलावा, तो 3 के अलावा, मूल राशि के अलावा जो शेष बची, मूल राशि के अलावा शेष बची राशियां, मूल राशि के अलावा शेष बची राशियां क्या कहलाई? शेष बची राशि कहलाई व्युत्पन्न राशि। इन 3 के अलावा जो शेष बची उनको क्या नाम दे दिया? उनको नाम दे दिया व्युत्पन्न राशि, डेरिवेटिव यूनिट के नाम से इनको जाना गया। और इन मूल राशियों के मात्रक क्या कहलाए? इन मूल राशियों के मात्रक कहलाए व्युत्पन्न मात्रक। अब ये संख्या में कितनी होती हैं? तो प्राचीन पद्धतियों के दौरान इनकी संख्या फिक्स नहीं थी, क्योंकि 3 जो बच गई, लंबाई, द्रव्यमान, समय, अगर इनको हटा दिया जाए तो इन 3 के अलावा शेष जो बच जाती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? वो सभी कहलाती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अब इस प्राचीन पद्धति में और एसआई पद्धति में क्या डिफरेंस था? तो एसआई पद्धति की विशेषता क्या थी जो हमें यहां सीखने को मिलेगी? एसआई पद्धति जो है, इस एसआई पद्धति की विशेषता ये थी कि हमने जितनी भी राशियां थी उन राशियों को 3 भागों में बांट दिया। विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता ये थी एसआई पद्धति की कि यहां पे राशियों को कितने भागों में बांट दिया गया? यहां राशियों को 3 भागों में बांटा गया। राशियों को कितने भागों में बांटा गया मित्रों? 3 भागों में बांटा गया राशियों को। यह थी एसआई पद्धति की विशेषता। एसआई पद्धति और प्राचीन पद्धतियों में जो अंतर की बात करते हैं वो यही था कि प्राचीन पद्धतियों में केवल 2 ही राशियां होती थी, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशियों की संख्या प्राचीन पद्धति में फिक्स थी 3, और बाकी जो बचती थी वो क्या कहलाती थी? व्युत्पन्न राशि। लेकिन एसआई पद्धति में हमने राशियों के कितने भाग बनाए? तो एसआई पद्धति में राशियों के हमने 3 भाग बनाए। कौन कौन से 3 भागों में बांटा इन्हें? तो इनके जो 3 भाग बनाए वो कौन कौन से थे? 3 भाग राशियों के जो हमने बनाए उनमें से फर्स्ट जो था उसे हमने नाम दिया मूल राशि। फर्स्ट जो थी उन्हें क्या कहा? उन्हें कहा मूल राशि। और इन मूल राशियों के मात्रक क्या कहलाए? मूल राशियों के मात्रक कहलाए मूल मात्रक। मूल राशियों के मात्रक क्या कहलाए? मूल मात्रक। दूसरी जो राशियां यहां बनाई गई एसआई पद्धति में उनको नाम दिया गया व्युत्पन्न राशि। उनको क्या नाम दिया? उनको नाम दिया व्युत्पन्न राशि। और इनके मात्रकों को क्या कहा? इनके मात्रकों को नाम दिया व्युत्पन्न मात्रक। इनके मात्रकों को हमने कह दिया व्युत्पन्न मात्रक। और तीसरी जो राशियां एसआई पद्धति में बनी वो कहलाई पूरक राशि। उन्हें कहा पूरक राशि। और पूरक राशि के मात्रक क्या कहलाए? तो पूरक राशि के मात्रक कहलाए पूरक मात्रक। डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस ये हो गया कि प्राचीन समय में राशियां कितने प्रकार की थी? केवल 2 ही प्रकार की थी, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। और एसआई पद्धति में राशियां कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशियां। अब एसआई पद्धति में इनकी संख्या को भी निश्चित किया गया। मूल राशियों की संख्या एसआई पद्धति में जब हमसे पूछता है तो एसआई पद्धति में मूल राशियों की संख्या फिक्स कर दी गई। और वो संख्या कितनी थी? वो संख्या है 7। एसआई पद्धति में मूल राशियों की संख्या पूछे तो कितनी होती है? 7 संख्या होती है। व्युत्पन्न राशियों की संख्या निश्चित है नहीं, इनकी संख्या होती है अनिश्चित। अनिश्चित में कौन कौन सी आएंगी वो हम अभी बात करेंगे।
और तीसरी जो है वो है पूरक राशि, और इनकी संख्या भी फिक्स कर दी गई दोस्तों, और इनकी संख्या कितनी हुई? 2। यानी कि एसआई पद्धति में राशियों को जो हमने 3 भागों में बांटा, उन 3 भागों के नाम ध्यान से देख लेना, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। मूल राशियों की संख्या पूछता है तो मूल राशियों की संख्या 2 होती है। पूरक राशियों की संख्या कितनी? मूल राशियों की संख्या 7 होती है, पूरक राशियों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और मूल राशि 7, पूरक राशि 2, इनके अलावा जो शेष बच जाती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, जो कि बहुत सारी हो सकती हैं। अब कौन कौन सी मूल राशियां थी और कौन कौन सी व्युत्पन्न राशियां थी, कौन कौन सी पूरक राशियां थी, हम इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जिसका अध्ययन करेंगे वो क्या होंगी? मूल राशियों की बात करेंगे हम सबसे पहले। तो सबसे फर्स्ट जो आती है हमारे पास वो है मूल राशि, फंडामेंटल यूनिट्स के नाम से जिसको जाना जाता है। संख्या मैंने आपको बताई, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या फिक्स जो की गई वो कितनी है? 7 है। और यहां पे ध्यान देना, जब ये मूल राशियां बनाई गई तो उस समय इनके मात्रक और इनके मात्रकों के प्रतीक ये भी फिक्स कर दिए गए। अब हर देश जब भी किसी चीज को नापने की बात करेगा तो वो किस में नापेगा? केवल इन्हीं यूनिट्स की सहायता से उसको नापा जाता है। तो अब चाहे वैज्ञानिक भारत में हो, चाहे फ्रांस में हो, चाहे ब्रिटेन में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे जापान में हो, किसी भी देश में हो, वो चीजों को नापने और तोलने के लिए हमेशा कौन सी पद्धति का प्रयोग करेगा? तो वो पद्धति जो अपनाएगा वो होगी एसआई पद्धति। और एसआई पद्धतियों में फर्स्ट जो यूनिट्स है, फर्स्ट जो राशियां हैं वो कौन सी हैं? मूल राशियां हैं वो। और इन मूल राशियों की संख्या कितनी है? मूल राशियों की संख्या है 7। ये 7 कौन कौन सी हैं और इनके मात्रक क्या क्या हैं? तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं कि मूल राशियां कौन कौन सी है, यहां हम लिखेंगे उनके नाम। उसके पश्चात मूल राशि के मात्रक जो फिक्स किए गए हम बात करेंगे उनकी, तो वो होंगे मूल मात्रक। और उसके बाद उसका जो साइन, उसका जो प्रतीक फिक्स किया गया हम बात करेंगे फिर उसके प्रतीक की, कि उसका प्रतीक क्या फिक्स किया गया है। हम उसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो किससे लिख सकते हैं? तो सबसे पहली जो मूल राशि है वो फर्स्ट मूल राशि होती है मित्रों लंबाई। फर्स्ट जो मूल राशि है उस मूल राशि का नाम क्या है? उस मूल राशि का नाम है लंबाई। और इस लंबाई का मात्रक क्या रखा हमने? इस लंबाई का मात्रक हमने रखा मीटर। और इस मीटर को हम प्रतीक के रूप में किससे लिखते हैं? तो इसका साइन जो होता है वो होता है m। दूसरी जो राशि हमने ली, सेकंड जो यूनिट हमने अपनाई वो कौन सी थी? तो सेकंड यूनिट जो हमने अपनाई वो था द्रव्यमान, मास जिसको हम बोलते हैं, द्रव्यमान। और इसका मात्रक क्या रखा गया? इसका मात्रक रखा गया किलोग्राम, किलोग्राम। और इसका प्रतीक क्या रखा हमने? इसका प्रतीक हमने रखा केजी। के बड़ा आएगा और जी क्या आएगा? छोटा। तो इसका प्रतीक रखा हमने केजी। तीसरी जो हमने ली यूनिट्स, वो तीसरी यूनिट होती है हमारी समय। तीसरी यूनिट क्या है? समय। और इस समय का मूल मात्रक क्या है? समय का मूल मात्रक होता है सेकंड। इसको हम सेकंड से लिखते हैं। और इसका साइन, इसका प्रतीक क्या होता है? इसका साइन या इसका प्रतीक है एस। चौथी जो आती है उस चौथी को हमने नाम दिया ताप, टेम्परेचर। और इस ताप को पहले हम सेल्सियस में भी नापते थे, सेंटीग्रेड में भी नापते थे, फ़ारेनहाइट में भी नापते थे, र्यूमर में भी नापते थे। लेकिन वर्तमान में इसका जो पैमाना फिक्स किया गया, हालांकि नापने को आज हम भी नापते हैं सेल्सियस में, सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में, र्यूमर में, आज भी नापते हैं। लेकिन वैज्ञानिक जो तरीका है उसके अंतर्गत आज किस में नापा जाएगा? तो वो होता है केल्विन के अंतर्गत। तो ताप, और ताप का मूल मात्रक क्या रखा गया? ताप का मूल मात्रक रखा गया केल्विन। और केल्विन का साइन क्या है? तो केल्विन का साइन होता है के। केल्विन का साइन क्या है? के होता है। पांचवी जो राशि रखी गई वो पांचवी राशि रखी गई ज्योति तीव्रता। इनकी डेफिनेशंस की भी बात हम करेंगे। वो रखी गई ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या रखा गया? ज्योति तीव्रता का मात्रक रखा कैंडेला।
जिसका प्रतीक क्या है, इसका प्रतीक साइन फिक्स किया गया वो है CD, इसका साइन होता है। उसके पश्चात हम बात करें, छठा जो रखा गया वो है ताप। छठा जो रखा गया वो है पदार्थ की मात्रा। छठा जो रखा गया वो क्या है, वो है पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है दोस्तों मोल। और मोल का साइन क्या रखा गया, तो मोल का साइन थोड़ा सा याद रखना, मोल का साइन होता है MOL, इसे कहते हैं। और अंतिम और सातवीं जो राशि थी वो थी विद्युत धारा। अंतिम और सातवीं जो राशि थी वो कौन सी राशि थी, वो थी विद्युत धारा थी। और इस विद्युत धारा का मात्रक रखा गया एम्पियर। और इसका मात्रक जो प्रतीक बना वो क्या बना, एम्पियर का प्रतीक A। तो SI पद्धति में हमने जो 7 मूल राशियां ली थी, उन 7 मूल राशियों के मूल मात्रक और उनके प्रतीक, ये प्रतीक हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनकी डेफिनेशंस की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि मीटर क्या होता है, किलोग्राम क्या है, सेकंड क्या है, केल्विन क्या है, ज्योति तीव्रता किससे ली है, ये सब बातें करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना देख लीजिए कि मूल राशियों की संख्या 7 है और इन सभी के मात्रक फिक्स किए गए। अब वैज्ञानिक किसी भी देश का हो, जब भी वो लंबाई नापता है तो किस में नापी जाएगी, वो लंबाई मीटर में नापी जाएगी, जिसको हम किससे दर्शाएंगे, M से दर्शाएंगे। इसको देखकर वो एक सवाल पूछता है। वो एक सवाल क्या पूछता है, इसको देखकर वो सवाल पूछता है यहां से कि प्राचीन समय के अंतर्गत हमारे पास 3 राशियां थी, 3 पद्धतियां थी, CGS, MKS और FPS। इन 3 पद्धतियों में हम 3 चीजों को नापते थे, लंबाई, द्रव्यमान और समय। सवाल क्या है वो सुनना। सवाल ये है कि SI पद्धति में, सवाल यह है कि SI पद्धति में हमने पहले से प्रचलित कौन सी पद्धति को अपनाया। बहुत ही अच्छा सवाल है, अप्लाइड सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्राचीन पद्धतियों में से कौन सी पद्धति को हमने SI पद्धति में अपनाया। तो आप प्राचीन पद्धतियों से जो लिए गए उनको देखो। प्राचीन पद्धतियों से लिए हमने ये 3, बाकी ये 4 हमने बिल्कुल न्यू जनरेट किए। इन चारों का तो हमने नए का निर्माण किया। ये तो पहली बार काम में कहां आए हैं, SI पद्धति में ही काम में आए हैं, जबकि ये 3 पहले भी काम में आते थे प्राचीन पद्धतियों में। और इन तीनों का वर्तमान मात्रक क्या है, तो लंबाई का वर्तमान मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का है किलोग्राम, समय का क्या है, सेकंड। ये तीनों मात्रक पहले भी होते थे और पहले किस में होते थे वो हमें देखना है। तो CGS में लंबाई का होता था सेंटीमीटर, द्रव्यमान का होता था ग्राम और समय का होता था सेकंड। MKS में द्रव्यमान का मीटर, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड। FPS पद्धति में लंबाई का फुट, द्रव्यमान का पौंड और समय का सेकंड। अभी वर्तमान में यानी कि लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीनों, यहां पर आ रहा है किलोग्राम, यहां पर आ रहा है, यहां पर तो आ रहा है मीटर, यहां पे तो क्या आता है, यहां पे तो आ रहा है मीटर। यहां पे आया शब्द M का मतलब यहां पे होता है लंबाई के लिए कौन सा काम में लिया, मीटर। K के लिए क्या काम में लिया हमने, किलोग्राम। और S के लिए क्या काम में लिया, सेकंड। और ये हमने आज भी काम में लिए हैं SI पद्धति में। और SI पद्धति में किसके लिए काम में लिए हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय के लिए। तो सवाल क्या था, सवाल था कि SI पद्धति में किस प्राचीन पद्धति को अपनाया, ये सवाल था। SI पद्धति में किस प्राचीन पद्धति को, किस प्राचीन पद्धति को अपनाया गया। तो इसका आंसर आपका आएगा MKS। इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है MKS पद्धति। ये इसका आंसर होता है। क्या है इसका आंसर, MKS पद्धति, ये इसका आंसर है।
कि लंबाई, द्रव्यमान और समय ये तीन चीजें काम में आती थी, और ये तीन चीजों किसके लिए काम में आती हैं? एसआई पत्ती में एम के एस के लिए ये काम में आती है। ये बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी की। तो दूसरी जो आती है हमारी राशियां, पहली जो राशियां आई हमारे पास वो तो है मूल राशि। दूसरी जो राशि हमारे पास आती है वो कौन सी है? दूसरी राशि है हमारे पास व्युत्पन्न राशि। तो सेकंड की बात करते हैं, वो कौन सी है? व्युत्पन्न राशियां होती हैं। किसको कहेंगे व्युत्पन्न राशि? वो देखिए आप। दूसरी जो आती है वो है हमारे पास व्युत्पन्न राशि। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं हम कि डेफिनेशन क्या होगी व्युत्पन्न राशि, और मात्रक को कह देंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल राशि का मतलब था, मूल राशि का मतलब वे राशियां जिनके मान किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करते। क्या कहलाती हैं वो कहलाती हैं मूल राशियां। वे राशियां जिनके मान किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करते उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। और वे राशियां जिनके मान मूल राशियों पर निर्भर करते हैं वो क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशि के नाम से जानी जाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन याद रखना, वे राशियां जिनके मान, वे राशियां जिनके मान किस पर? मूल राशि पर, जिनके मान मूल राशि पर निर्भर करते हैं, मूल राशि पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाती हैं? वो व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। करते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न राशियों के मात्रक कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न राशियों के मात्रक कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो जिस भी राशि का मान मूल राशि पर डिपेंड करेगा वो राशि क्या कहलाएगी? व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। और इनके मात्रक कैसे निकाले जाते हैं? आपको ये याद रखना है कि आपने रट रखा है, एक जैसे बल का मात्रक आपने रट रखा है न्यूटन, कार्य का मात्रक आपने रट रखा है जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल, शक्ति का मात्रक वाट, ये आपने रट रखा है। लेकिन अगर इनके अलावा ऑप्शन आ जाए कोई दूसरा तो या तो हम उसको छोड़ के आएंगे या फिर उसे गलत करके आएंगे। लेकिन मैं आपको वो तरीका सिखाने जा रहा हूं जिससे आप एक ही राशि के 2, 3, 4 जितने भी मात्रक हैं वो सभी ज्ञात कर सकते हो। तो उस तरीके को आपको ध्यान से देखना है। 1-2 सवाल मैं आपको यहां करके दिखा रहा हूं, उसके बाद वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप घर से करके देखेंगे। ये तब हो सकते हैं आपसे जब आपको इनके सूत्र याद होंगे। बिना सूत्र के हम इन्हें हल नहीं कर सकते। और यहां पर हम इनके मात्रक के साथ साथ हम इनकी विमा भी निकाल सकते हैं। तो विमा कैसे निकाली जाती है पहले उसको देखो आप। विमा निकालने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। एक चाहिए आपको एम, एक चाहिए आपको एल और एक चाहिए आपको टी। एम, एल, टी ये 3 चीजें आपके पास हैं तो आप विमा ज्ञात कर सकते हो। एम का मतलब क्या है? एम का मतलब है द्रव्यमान। अब आपको द्रव्यमान नहीं देखना, आपको देखना है द्रव्यमान का मात्रक, और वो कौन है? केजी। केजी जितने बार भी आपको मिलेगा उतनी संख्या उसकी घात के रूप में आप लिख दोगे। जैसे मान लीजिए किसी मात्रक के अंतर्गत केजी जो है वो 2 बार आए, तो 2 बार आए तो केजी स्क्वायर हो जाएगा, तो वो स्क्वायर जो होगा वो आप किस पर लिख दोगे? एम पर। जैसे एल क्या है? एल काम में आ रहा है लंबाई के लिए। अब लंबाई के लिए आपको क्या देखना है? लंबाई का मात्रक, और लंबाई के मात्रक को किससे लिखते हैं? स्मॉल एम से। ध्यान रखना द्रव्यमान का एम जो है वो कैपिटल है, लंबाई का जो एम है वो स्मॉल है। स्मॉल एम जितने बार भी आएगा उसकी संख्या घात के रूप में लिखी जाएगी किस पर? एल के ऊपर। और टी, टी का मतलब है समय, और समय का मात्रक क्या है? समय का मात्रक है सेकंड। सेकंड जितने बार भी आएगा उसकी संख्या घात के रूप में लिखेंगे किस पर? टी पर। तो आप जो मात्रक आपके पास आए उसमें आपको केजी देखना है, एम देखना है, एस देखना है। जितने बार ये आएंगे उतनी संख्या इनकी घात के रूप में आप लिख दोगे, वो हो जाएगी इसकी विमा।
जैसे देखिए मैं आपको एक करके बताता हूं कि किस तरीके से इसको हम हल करेंगे। तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक और उनकी विमा निकालने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। बोर्ड पे देखते रहिए, ध्यान हट जाएगा आपका। अगर पैनल डिजिटल पैनल से आपका ध्यान हट गया तो आप इनको समझ नहीं सकते हो, फिर आपको रटना ही पड़ेगा। और रटे हुए में से मैं कह रहा हूं, अगर सवाल कोई चेंज करके दे देता है मात्रक, तो आप उसको गलत करोगे या छोड़ के ही आओगे और सिलेक्शन से रह जाओगे। इसमें आपको क्या क्या ज्ञात होना चाहिए? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्युत्पन्न राशि के बारे में, कि किस व्युत्पन्न राशि का मात्रक हमें ज्ञात करना है, यह आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। उस व्युत्पन्न राशि जिसके बारे में आप ज्ञात करने वाले हो, आपको उसका सूत्र याद होना चाहिए, फॉर्मूला। अगर आपको उसका सूत्र याद है तो आप सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हो उसका मात्रक। क्या ज्ञात कर सकते हो? आप उसका मात्रक ज्ञात कर सकते हो। और अगर मात्रक आपको मालूम चल गया तो मात्रक की सहायता से आप लिख सकते हो उसका प्रतीक। और प्रतीक लिखने के पश्चात आपको क्या ज्ञात करना है? प्रतीक लिखने के पश्चात आपको ज्ञात करनी है विमा। ये एक पैटर्न आपको बनाना है कि इस पैटर्न के तहत हम ज्ञात करेंगे। पैटर्न के तहत कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए आप, कि व्युत्पन्न राशि हमें मालूम होनी चाहिए जिसका हमें ज्ञात करना है, हमें उसका सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र हमें याद है तो सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर लेंगे मात्रक। मात्रक को हम प्रतीक में बदल देंगे और प्रतीक की सहायता से क्या ज्ञात करेंगे? विमा को ज्ञात करेंगे। अब उसमें देखिए आप, सबसे पहले मैं आपको बहुत ही आसान सा लेके दिखा रहा हूं नंबर 1। और नंबर 1 पे मैंने जो लिया वो है क्षेत्रफल। नंबर फर्स्ट पे जो मैं ले रहा हूं व्युत्पन्न राशि वो कौन सी है? वो है क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल का सूत्र तो सभी को याद होगा दोस्तों। क्या है क्षेत्रफल का सूत्र? क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। इसकी सहायता से आपको ज्ञात करना है इसका मात्रक। मात्रक क्या होगा? तो लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर। ये अगर आपको याद नहीं है तो आप यहां से नकल कर सकते हो, टीप सकते हो। कौन कौन है हमारे पास? तो वो देखिए, एक है लंबाई और एक है हमारे पास चौड़ाई। लंबाई का मात्रक मैं कह रहा हूं आपको याद भी है। क्या है लंबाई का मात्रक? मीटर। और चौड़ाई का मात्रक भी क्या है? मीटर। दोनों को गुणा किया तो क्या आया? दोनों के गुणा करने पर आया मीटर स्क्वायर। और अब इसका प्रतीक क्या होगा? तो प्रतीक क्या होगा? मीटर के लिए लिखेंगे m और इसकी घात के रूप में किसको लिख देंगे? स्क्वायर। तो m स्क्वायर। अब निकालनी है विमा, जो इंपॉर्टेंट है। विमा निकालने के लिए मैंने कहा क्या मालूम होना चाहिए? MLT। 3 चीजें देखनी है आपको। m का मतलब कैपिटल M का मतलब है द्रव्यमान, और उसको लिखने के लिए क्या देखना पड़ेगा? kg। तो देखो kg यहां है क्या? kg इसमें नहीं है, इसका मतलब m के ऊपर क्या लिख देंगे? 0। L का मतलब क्या है? L का मतलब है लंबाई अर्थात मीटर। मीटर यहां पर है, कितने बार है मीटर? यहां पर 2 बार। तो L के ऊपर क्या लिख देंगे? L के ऊपर लिख देंगे 2। T का मतलब क्या है? T का मतलब है समय, यानी कि क्या देखना है? सेकंड। सेकंड यहां पर है, सेकंड यहां नहीं है तो T के ऊपर क्या लिख देंगे? 0। यानी कि M0 L2 T0। क्षेत्रफल की विमा क्या आई? M0 L2 T0 आई। अब देखिए, कई बार लिखने के बाद इसको आप बड़े कोष्टक में डाल दोगे इस तरीके से। कई बार परीक्षा में वो विमा ये नहीं लिखता है, इसके स्थान पर कोई दूसरी तरीके से लिख देता है। और वो दूसरे तरीके से क्या लिखता है? तो वो या करके लिख देता है केवल L स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये सही है या नहीं है? तो ये L स्क्वायर भी बिल्कुल सही है। क्यों है बिल्कुल सही? क्योंकि जिस संख्या का घातांक 0 होता है उस संख्या का मान 1 होता है। तो M0 का मान कितना हो जाएगा? 1। L2 का मान 2 रहेगा ही। T0 का मान कितना हो जाएगा? 1। और इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या? L स्क्वायर। तो वो विमा में क्या लिखेगा? या तो लिखेगा M0 या लिखेगा L स्क्वायर T0।
एक साथ लिखेगा m0 l स्क्वायर t0 और इसको किस में लिखेगा, बड़े कोष्टक में लिखेगा, या फिर इसकी जगह क्या लिखेगा, एल स्क्वायर भी लिख देता है तो वो पूरी तरीके से सही होता है। यह है एक बिल्कुल सामान्य सा पैटर्न। आगे दूसरा देखते हैं। तो दूसरे में देखो आप, मैं एक और लेता हूं आपको समझाने के लिए। सेकंड नंबर पे मैंने लिया एक और मूल राशि, एक और व्युत्पन्न राशि, और वो है मैंने लिया आयतन। आयतन, अब आयतन का सूत्र जिसको नहीं मालूम मैं बता देता हूं। आयतन का सूत्र है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यह है आयतन का सूत्र। अब इनकी सहायता से आपको मात्रक निकालना है, तो कैसे निकालोगे? एल की जगह एल का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर, तीनों को गुणा किया तो क्या आया? तीनों को गुणा करने पर आया मीटर क्यूब, जिसको हम बोलते हैं घन मीटर। तीनों को गुणा करने पर क्या आया? मीटर क्यूब, जिसको हम क्या बोल देते हैं? जिसको बोलते हैं घन मीटर। इसका प्रतीक क्या आ जाएगा? प्रतीक आएगा एम क्यूब की जगह सीधा सीधा लिख दो मीटर क्यूब की जगह एम क्यूब। यह हो गया हमारा प्रतीक। प्रतीक में क्या लिख दिया? बस सीधा सीधा मैंने उसको लिख दिया, एम क्यूब कर दिया सीधा सीधा। और इसकी विमा लिखनी है हमको, तो कैसे लिखें? आपको वही तीन चीजें लिखनी है, एम एल टी, ये तीन चीजें आपको लिखनी है। एम का मतलब है द्रव्यमान, ये मत भूलना। एम का मतलब क्या है? एम का मतलब है द्रव्यमान, एल का मतलब लंबाई, टी का मतलब समय। तो यहां एम का मतलब क्या है? द्रव्यमान, यानी कि केजी, और केजी यहां पर है नहीं है, नहीं है तो इसके ऊपर क्या लिख दोगे? 0। एल की मैं बात करूं तो एल का मतलब है लंबाई, लंबाई के लिए काम में लेते हैं मीटर, और मीटर कितने बार है? क्यूब, 3 बार है, तो यहां क्या लिखेंगे? L3। और टी का मतलब समय यानी कि सेकंड, और सेकंड कितने बार है? यहां है नहीं, तो यहां पर भी क्या लिख देंगे? 0। या करके, या फिर परीक्षा में क्या पूछेगा? या पूछेगा एल क्यूब, सीधा सीधा लिख सकता है वो एल क्यूब, इसको लिख सकता है। तो ये बात हुई किसकी दोस्तों? इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। हमारे पास सूत्र हो तो हम उनकी सहायता से मात्रक भी निकाल सकते हैं, और उनकी सहायता से हम उनकी विमा भी निकाल सकते हैं। ये पैटर्न आपको याद रखना है, और इस पैटर्न को अपनाकर ही आप ज्ञात करते रहोगे। इसको आप इसी तरीके से नोट करके रखना, ये ध्यान रखने की बात है आपके लिए। अब इसके अलावा आपको जो और करके देखने हैं वो कौन कौन से हैं, तो मैं उनको सूत्र सहित लिख देता हूं। देखिए, क्षेत्रफल हो गया हमारा, क्षेत्रफल के बाद घनत्व, आयतन हो गया, और आयतन के बाद आता है घनत्व। ये आप करके देखोगे। घनत्व, घनत्व का सूत्र मैं लिख देता हूं द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का सूत्र है द्रव्यमान बटा आयतन, ये घनत्व का सूत्र है। अब आयतन का आप यहां से टीप लोगे, जो हमने लिखा है, ये लिख रखा, ये हमने लिख रखा है, इसको आप आयतन का क्या है? मीटर क्यूब, आप इसको टीप लोगे यहां से, ठीक है। और किलोग्राम का भी आपके पास है, और वो आप कहां से टीप लोगे? वो टीप लोगे यहां से। टीपने से अच्छा है पहले इनको याद करो एक बार। तो इस तरीके से आप इन दोनों के मान रख दोगे, द्रव्यमान की जगह केजी और आयतन की जगह एम क्यूब, तो घनत्व का मात्रक भी आ जाएगा, और मात्रक आने के बाद आप उसकी विमा इजी वेग में ज्ञात कर सकते हैं। उसके पश्चात एक और मैं आपको लिखता हूं वेग, और वेग का सूत्र क्या है? वेग का सूत्र है दूरी बटा समय। तो दूरी का भी आपको मालूम है मीटर, और समय का भी आपको मात्रक है मालूम है, और वो क्या है? सेकंड। वेग के बाद वेग के जैसा ही एक होता है चाल, सेम सूत्र है दूरी बटा समय। बस इस वेग में आप चेंज कर सकते हो, चाहो तो दूरी की जगह आप यहां पे विस्थापन भी लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट। तो 2 वहां हो गए थे, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया। एक छठा मैं लेता हूं जिसका है त्वरण। और त्वरण का क्या होता है? त्वरण का होता है वेग बटा समय। अब आप सोचोगे सर वेग का क्या है? तो वेग का आप पहले ही ज्ञात कर चुकोगे, यहां से वेग का ज्ञात हो जाएगा आपको। तो वेग का यहां से उठा लेना, और समय का आपको मात्रक है, क्या होता है? सेकंड होता है। त्वरण के बाद 7वें नंबर पे मैं ले लेता हूं, त्वरण के बाद
घनत्व हो गया, वेग हो गया, चाल हो गया, त्वरण हो गया, और त्वरण के बाद अपन ले लेते हैं बल। बल का सूत्र मैं लिख देता हूं। बल का सूत्र क्या है? बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल का सूत्र क्या है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये किसका सूत्र होता है? बल का सूत्र होता है। इसी तरीके से एक और मैं ले लेता हूं, जैसे वेग, वो वेग नहीं, संवेग। और संवेग का क्या है? संवेग का है द्रव्यमान इंटू वेग। ये मान आपको रखने हैं बस। द्रव्यमान का मात्रक आपको मालूम है, वेग का मात्रक आप हल करके ज्ञात कर लोगे। इस तरीके से ही आप इनको ज्ञात कर सकते हो। इसी तरीके से जैसे मैं लिख देता हूं कार्य का। कार्य का क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो बल का पहले से ज्ञात कर लिया, विस्थापन का भी आपको मालूम है, बल इंटू विस्थापन। शक्ति का कहूं मैं आपको कि शक्ति का आपको ज्ञात करना है, तो शक्ति का क्या हो जाएगा? शक्ति का हो जाएगा कार्य बटा समय। तो कार्य का यहां आ जाएगा और समय का आपके पास है। इसी तरीके से मैं आपको कहूं दाब। दाब मैं आपको कहूं तो दाब का सूत्र क्या होता है? दाब का सूत्र है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल हमारे पास है और क्षेत्रफल का हमने निकाल रखा। बल का यहां से निकल जाएगा, क्षेत्रफल का हमने पहले निकाल रखा है। पृष्ठ तनाव, किसकी बात करूं मैं? पृष्ठ तनाव की मैं एक और बात करूं, पृष्ठ तनाव। और पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या है? पृष्ठ तनाव का सूत्र है बल बटा लंबाई। दोस्तों आपको इन्हें करके देखना है, और करके देखने के पश्चात अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंतर्गत मुझे बता सकते हो कि इसका नहीं आया है। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसके अंतर्गत मैं इस चीज को शामिल करके चलूंगा। मैं आपको फिर बार बार बता के जा रहा हूं कि ये टॉपिक हर एग्जाम के लिए, चाहे वो पीएसआई का हो, चाहे वो आरएस का, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें आपसे क्या पूछ सकता है? इसमें आपसे पूछेगा राशियों के मात्रक पूछ सकता है, उन राशियों की विमा आपसे पूछ सकता है, उन राशियों के मात्रक में भी, और जैसे मैंने कहा बल का एक क्या है? द्रव्यमान गुणा त्वरण है, उससे आप निकाल लोगे। इसी तरीके से एक सीधी सीधी भाषा में भी हम काम में लेते हैं, जैसे कि न्यूटन काम में लेते हैं। कार्य का जैसे हम यहां से निकाल लेते हैं, और कार्य का हम एक सीधा सीधा भी काम में लेते हैं, क्या होता है? जूल होता है। इसी तरीके से शक्ति का भी हम सीधा सीधा निकाल लेते हैं, और शक्ति का एक सीधा सीधा भी हमारे पास वाट भी होता है। ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम बिल्कुल इजी वे के अंतर्गत क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज को रटने की आवश्यकता नहीं है। आप हर विषय को, हर सब्जेक्ट को आराम से समझते जाइए, और समझने के साथ साथ उसको आप क्या करते जाइए? हल करते जाइए। तो दोस्तों इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। जितने भी मैंने ये आपको बताए हैं, इन सब में आपको केवल दो ही चीजें हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस केवल उसका सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र के अंतर्गत जो दिया हुआ है उनके मान आप रख सकते हो, और बिल्कुल उसको एक आसान तरीके से हल करते हुए जाइए। आप शॉर्ट तरीका जब भी अपनाने की कोशिश करोगे तो सवाल डेफिनेटली क्या होते हैं? गलत होंगे हमारे। इसलिए इन सवालों को गलत करने से बचना है, और आपको इन्हें जितना हो सके समझने पे ध्यान देना है। कोई विशेष बात नहीं है। जैसे आप इसमें देखना चाहो, जैसे द्रव्यमान का आप देखना चाहो, तो द्रव्यमान का मात्रक मैंने बताया केजी, और आयतन का मात्रक क्या है? मीटर क्यूब। तो देखो मैं इसको एक बार बता देता हूं शॉर्ट में। जैसे घनत्व का आपको देखना है, एक और समझा देता हूं मैं। तो घनत्व का एक है द्रव्यमान बटा क्या है? द्रव्यमान बटा है आयतन। द्रव्यमान का मात्रक आपको मालूम है क्या होता है? केजी। और आयतन का मात्रक क्या है जो हमने निकाल रखा है? वो है मीटर क्यूब। देख लो आप इसको। आयतन का मात्रक हमने ये निकाल रखा है, क्या आया हमारे पास? मीटर क्यूब आया हमारे पास। तो इस तरीके से कोई कठिन चीज नहीं बता रहा मैं आपको। अब केजी आप इसको पहले हिंदी में लिख लो, ऐसे आप गलत कर पाओगे, तो इसको पहले हिंदी में लिख लो। द्रव्यमान की जगह तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम। और आयतन की जगह क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। किलोग्राम को आप प्रतीक में लिखोगे तो क्या लिखोगे? केजी। और मीटर को लिखोगे तो क्या लिखोगे? एम क्यूब। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं किलोग्राम प्रति
घन मीटर, क्यूब को बोला जाता है घन, इसको हम बोलते हैं किलोग्राम प्रति घन मीटर, इसको हम बोलते हैं। यहां एक स्लैश का निशान आ रहा है, ये वाला, ये स्लैश का निशान जो है ये प्रति को दर्शाता है। प्रति का मतलब प्रत्येक के साथ, प्रत्येक इकाई की बात हम करते हैं तो ये उसको दर्शाता है हमें। तो किलोग्राम प्रति घन मीटर हो गया ये। अब यहां पर एक तरीका अपना सकते हैं कि अगर आप इस प्रति के निशान को ना लिखना चाहो तो इसकी जगह हमारे पास एक दूसरा विकल्प भी होता है कि इस प्रति के निशान को जब हम हटाएंगे या इस बटा के निशान को जब हम हटाएंगे तो इसके स्थान पर क्या होगा, ये तो हट जाएगा और नीचे वाली जो राशि है उसकी घात माइनस में चली जाएगी। जैसे मैं कहूं किलोग्राम प्रति घन मीटर, इसको हटाना है तो केजी, और इस निशान को हटा दो या इस प्रति के निशान को हटा दो, एक ही बात है। तो बच जाएगा क्या, बच जाएगा मीटर क्यूब, और इस मीटर क्यूब की जो घात होगी वो किस में चली जाएगी, तो ये घात चली जाएगी माइनस के अंतर्गत। तो ये बन जाएगा किलोग्राम एम इनवर्स क्यूब बोलेंगे इसको हम। माइनस को जो होता है उसे इनवर्स कहा जाता है, तो किलोग्राम एम इनवर्स क्यूब हम इसको कहेंगे। अब इसकी विमा हमको लिखनी है तो क्या होगी, तो इसकी विमा होगी किलोग्राम की जगह तो क्या लिखेंगे हम, किलोग्राम की जगह तो एम एल टी, ये विमा हमें ज्ञात करनी है। विमा होगी एम एल टी के द्वारा ज्ञात करनी है। तो एम का मतलब क्या हो जाएगा, एम का मतलब तो यहां पे हो जाएगा किलोग्राम से, एम का मतलब किससे है, किलोग्राम से, एल का मतलब किससे है, लंबाई से, और टी का मतलब किससे है, समय से। तो एम की जगह तो केजी, केजी यहां आया, कितने बार आया केजी यहां आया एक बार, तो एक बार आएगा तो अपन यहां कितना लिखेंगे, एक लिखेंगे। एम की अगर बात करें तो एम का मतलब है लंबाई, लंबाई को किससे लिखते हैं, मीटर, और मीटर का क्या आएगा, -3 है तो -3, और टी की जगह क्या आ जाएगा, टी की जगह आ जाएगा 0। तो इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन इसी जगह समाप्त होता है। इसको देखना, सवाल जो मैंने दिए हैं उनको करके देखना, नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई करना। आप अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।